नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे और भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित एसएससी और रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो जीके वर्ड जुड़ा हुआ है रेलवे में, जीके में आपका भूगोल भी पूछा जाएगा। भले ही वो 2 ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपका जीके में सब कलेक्ट हो जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो साइंस हो और चाहे वो किसी प्रदेश से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें आपस में कलेक्ट कर ली जाती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भूगोल से कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो हम लोग देख लें भूगोल के बारे में। एक क्वेश्चन है जो है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप नोट भी करते चलें। वे कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। आंसर, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। और अगर देखें तो बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, यम, ये सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इन सब के अपने अपने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसी तरह आपके बृहस्पति हैं जिनके पास 16 उपग्रह हैं, शनि हैं जिनके पास 22 उपग्रह हैं। तो ऐसे आपको ग्रह बताने हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो जिनके पास उपग्रह नहीं है वो हैं बुध और शुक्र। यहाँ पे ऑप्शन में आपको बुध और शुक्र मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम ऑप्शन पढ़ के बता दे रहे हैं। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, बृहस्पति, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र। तीसरा ऑप्शन है शनि और वरुण, और चौथा ऑप्शन है शुक्र और मंगल। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है बुध और शुक्र। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सरदार सरोवर से, जो सरदार डैम है, तो सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका ये हो गया कि सरदार सरोवर से, सरोवर योजना कर लीजिए, योजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को अगर माने तो गुजरात, महाराष्ट्र ये सबसे नज़दीकी हैं जो सरदार सरोवर से डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं, क्योंकि सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो गुजरात के भड़ौच में स्थापित है। कहाँ है सरदार सरोवर योजना? सरदार सरोवर योजना जो है वह गुजरात के भड़ौच में है। तो यहाँ पर जो लाभान्वित आंसर अगर दिया जाए तो लाभान्वित जो राज्य हैं, वो लाभान्वित राज्य जो ऑप्शन में है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, ये तो पहले हमने बताया था कि ये दो सबसे नज़दीकी राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये आपके सबसे नज़दीकी हैं जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर डैम से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है रेलवे में अथवा एसएससी में, तो कहा क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसको मिटा दे रहे हैं हम। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंग हैं उनके नाम हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि अल्जीरिया, मोरक्को, पहला ऑप्शन में है अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, दूसरा ऑप्शन है लीबिया, सूडान और मिस्र, तीसरा ऑप्शन है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, और चौथा ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो है आपका सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। तो ये आपका सही आंसर हो गया किसका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, यानी विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है वो कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन और वर्खोयास्क। तो यहाँ पर जो सबसे ठंडा स्थान होता है वो है वर्खोयास्क। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन पे ही डिपेंड होना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है और वहाँ पर किस तरह का -डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है वो है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर जो हो गया वो है वर्खोयास्क। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका है, ये आपका RO में भी पूछा जा चुका है और आपका रेलवे में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे लेकिन ASM में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो दिया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है, धौलाधर, पीर पंजाल। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे।
धौलाधर, पीर पंजाल। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है रणज्योति और नागटिब्बा। नागटिब्बा। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो है लद्दाख और पीर पंजाल। और चौथा ऑप्शन जो बनता है वो बनता है मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो धौलाधर, पीर पंजाल ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि कुल्लू घाटी उस रेंज में नहीं आता है। रणज्योति और नागटिब्बा भी इससे संबंधित नहीं है। लद्दाख जो है वो आपका काफ़ी ऊंचाई पर है। फिर यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन आता है मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो आपका कुल्लू मनाली है, कुल्लू घाटी है, वो आपका मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच आता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है निम्न नगरों में से कौन सा नगर, निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। आंसर में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है अगरतला जबलपुर, अगरतला जबलपुर। फिर गांधीनगर उज्जैन, गांधीनगर और उज्जैन। जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा ठीक पृथ्वी के बीचों बीच है, यानी कि जो लगभग कर्क रेखा है वो पृथ्वी के एकदम मध्य से होकर के गुजरती है। और जिन प्रदेशों से ये होकर के गुजरती है वो लगभग आ जाते हैं आपके, जब आप ग्लोब में देखिएगा तो ग्लोब में आपको दिखेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है तो वो अगरतला है नहीं, गांधीनगर है नहीं, उज्जैन है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, जबलपुर। तो आपका कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा नगर आ जाएगा, आपका जबलपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थान क्या है। जो उद्गम स्थल है, जो इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस बैराज पर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। तो यहाँ पे बैराज का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि किस बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। तो यहाँ पर हम लोग वो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो लगभग ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है और उसमें सारे लोग उसको नहीं कर पाएंगे। वही लोग कर पाएंगे जो काफ़ी हद तक अच्छा मेहनत किए हों और सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया हो। तो यहाँ पर
जो नाम आता है इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल की बात जब आती है तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिके बैराज से है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो दिया है वो क्या है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है भाखड़ा नांगल बांध है, गोविंद सागर है, और उसके बाद एक ऑप्शन है गांधी सागर बैराज है और हरिके बैराज है। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है हरिके बैराज। एक क्वेश्चन और है, बृहत ज्वार, जो बृहत ज्वार है वह कैसे आता है, ज्वार या भाटा। तो ज्वार भाटा के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर बृहत ज्वार की बात की जा रही है। तो बृहत ज्वार में ऑप्शन आपका जो दिया है वो ऑप्शन दिया है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है। दूसरा ऑप्शन दिया है जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तब आता है, जब तेज हवा चल रही हो तब आता है, या जब रात बहुत ठंडी हो तब आता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पे हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, अधिकतम ज्वार कब आता है। तो यहाँ पे हम आंसर भी लिख दे रहे हैं, फिर समझा दे रहे हैं कैसे है। जब चंद्रमा और सूर्य, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये है आपका सूर्य और ये है आपका चंद्रमा यानी मून। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सूर्य चंद्रमा को लेकर के है, पृथ्वी को लेकर के नहीं है। तो इससे जब ज्वार भाटे की क्रिया आती है तो सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे अगर मून लेते हैं तो ये अर्थ है आपका। अब ये तीनों एक सीध में आ गए। अब तीनों जब एक सीध में आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और परस्पर जो ग्रहों की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, जिसके वजह से पृथ्वी पे मौजूद जो जल होगा वो अपना उछाल की अवस्था में रहेगा, और जब उछाल की अवस्था में रहेगा तो वो होता है आपका महत्तम ज्वार या भाटा। तो यहाँ पर जो सामान्यतः देखा जाता है कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। तो प्रतिदिन जब 2 बार ज्वार आते हैं और प्रतिदिन केवल इंग्लैंड का दक्षिणी तट ऐसा है, इंग्लैंड का दक्षिणी तट ऐसा है जहाँ पर प्रतिदिन ज्वार जो है वो 4 बार आता है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रतिदिन ज्वार किस जगह आता है। तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो नाम है वह नाम है साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। लेकिन वैसे जो नियम है वो नियम ये है कि चंद्रमा की ज्वार की जो उत्पादक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो 2 गुना अधिक होती है, जिसके वजह से ज्वार आता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो, एक सीध में हो तो ही ज्वार आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो क्या होगा, जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब चंद्रमा और सूर्य यहाँ पे सन हो, इस तरह से ना हो, इस तरह से हो, यानी कि ये जो है ये ऐसे 90 डिग्री पे बनाए, यानी कि यहाँ पे हो और यहाँ पे आपका अर्थ हो और यहाँ पे आपका सन हो। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है, ये वाला जो सही है, सन, मून और अर्थ। एक क्वेश्चन और है जो कोयला उत्पादन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो हम इसको नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन ये है कि कोयला क्षेत्र में, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयले का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयले का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। वहाँ पे ऑप्शन में है वो झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली। तो सबको
पता होना चाहिए कि जो कोयला भंडार है, सबसे ज़्यादा कोयला भंडार अगर इन का नाम लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार जो है वो झरिया के पास है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो वो है झरिया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, किस क्षेत्र में कोयला भंडार अधिक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो गया वो है झरिया। तो ये आप उसको ध्यान रखिएगा कि झरिया के पास कोयला भंडार सबसे अधिक होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन चीनी उत्पादन से भी पूछा गया है। तो चीनी उत्पादन में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन ये है कि चीनी उत्पादक राज्य प्रथम 3 कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो उसको भी नोट कर लिया जाए। चीनी उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं। चीनी उत्पादक राज्यों के नाम जो भारत में हैं, और उसमें कौन सा प्रथम 3 राज्य। तो प्रथम 3 राज्य कौन से हैं जो चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दूसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो चीनी उत्पादक होता है वो होता है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो हैं वो चीनी उत्पादक राज्य हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका वो संबंधित है वो धौलाधार श्रेणी से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जामों में देखे गए हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की, जो धौलाधार श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है यहाँ पर, धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, प्रमुख जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हम दे रहे हैं ताकि आपको इस बात का पता चलता रहे कि किस तरह के ऑप्शन उसमें आते हैं। ठीक है, अबोर, लेपचा, गद्दी। अबोर, दूसरा है लेपचा, तीसरा है गद्दी और चौथा है थारू। ठीक है, तो आपको बताना है कि धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है। जब हम ज्योग्राफी में इस तरह के लेशंस को पढ़ाएंगे तो इसमें आपको सारा डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी चूंकि क्वेश्चनायर डिस्कस हो रहा है, क्वेश्चनायर में ये आपको बताया जा रहा है तरीका कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें केवल इसी पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है वो गद्दी है। कौन सी है? गद्दी है। वैसे अगर देखा जाए तो कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं, अबोर हैं, लेपचा है, थारू है। तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और अबोर जनजाति असम में पाई जाती है और लेपचा जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लेपचा सिक्किम, अबोर
असम और थारू उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको अब सब पता चल गया कि कौन कौन सी जनजातियां हैं और कहाँ पाई जाती हैं, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके मौजूद हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सीमेंट, हथकरघा, उर्वरक। सीमेंट, हथकरघा, उर्वरक, और जो चौथा है वो दिया है अखबारी कागज। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीमेंट के लिए नेपा नगर और हथकरघा के लिए नहीं जाना जाता है, उर्वरक भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बना यहाँ पर, अखबारी कागज, क्योंकि 1955 में अखबारी कागज की जब बात आती है तो 1955 में एक कारखाना लगाया गया था कागज का कारखाना लगाया गया था, जिसकी वजह से अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जाना जाता है। तो नेपा नगर का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी वहाँ की स्थिति है, जो भी उसका बिजनेस पर्पज है, वो अखबारी कागज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे 1955 में भारत का पहला अखबारी कागज़ निर्माण का कारखाना लगाया गया था। नेपा नगर यानी मध्य प्रदेश। अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि नेपा नगर कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक, क्लियर हो गया है, समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या आपको बताना है कि कौन सा है। तो हम क्वेश्चन के रूप में उसे ले लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। अब यहाँ पर आपको अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन केवल करने के लिए कर दिया जाए तो आपके पास ऑप्शन न दिया जाए तो आपके पास यूनिक आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत का जो सबसे बड़ा राजमार्ग है उसमें जो ऑप्शन रहेगा उसी में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ एक वर्ड जोड़ दीजिए, सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, क्योंकि हम प्रश्न को वैसे ही ले रहे हैं, हम आपको कोई आंसर उस तरह से सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इसे इंडिविजुअली बताइए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है उसको सेम टू सेम हम वैसे ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो राजमार्ग इनमें से सबसे बड़ा है।
तो इनमें से जो सबसे बड़ा राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 7 है, और राजमार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी जबलपुर नागपुर बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। क्लियर है ये? चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसको हम आगे क्वेश्चन में लेंगे कि कुछ नगरों के नाम दे देते हैं, और नगरों के नाम देने के बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर इस राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। जैसे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जो आपका भोपाल है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 3 है वो आगरा, इंदौर, ग्वालियर, नासिक होते हुए आपका कहाँ जाता है? मुंबई तक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भोपाल उस राजमार्ग में नहीं आता है। ग्वालियर तो आता है लेकिन भोपाल नहीं आता है, तो आप उसको कह देंगे कि ये निम्नलिखित में से ये ऐसा नगर है जो इसमें कंटेन नहीं करता। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी क्वेश्चनायर बनाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चनायर बना करके फिर आपको देंगे, ताकि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीपी का एग्ज़ाम हो, आरओ से संबंधित हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसको आसानी से कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन है जो ए और बी करके दिया है, उसका कर लेते हैं। वो भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि यहाँ कॉलम ए है और कॉलम बी है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कॉलम ए में क्या है, उद्योग है, और कॉलम बी में उत्पादक केंद्र है। तो यहाँ पर ए और बी, उद्योग और यहाँ पर केंद्र। उद्योगों में क्या क्या है? जूट, रेशम, ऊनी, जूट, रेशम, ऊनी, जूट, रेशम, ऊनी और ऊनी कालीन। ठीक है, अब यहां पर इन लोगों ने क्वेश्चन में कैसे दे दिया है? 1 2 3 4 5, या आप ए कर लीजिए, यहां पर करिए 1 और यहाँ करिए 2, ऐसे करिए। यहाँ पर करिए ए बी सी डी ई। ठीक है, ऐसा हो गया। और फिर आप दूसरी जगह है उत्पादक केंद्र में भदोही, लुधियाना, भदोही, लुधियाना, जोधपुर, भदोही, लुधियाना, जोधपुर और टीटागढ़। ठीक, अब यहां पर उद्योग हो गया और केंद्र हो गया। देखिए यहां पर गलत हो गया, ए बी सी डी, यहाँ हो गया आपका जो ऑप्शन में दिया है वो दिया है 1 2 3 4। सबको मालूम है कि जूट का सामान कहाँ बनता है? जो जूट का सामान है वो टीटागढ़ में बनता है। टीटागढ़ यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। उसके बाद आपका जो कालीन है वो कालीन कहाँ बनता है? भदोही, उत्तर प्रदेश में। ऊनी कालीन का पूरा व्यवसाय, चाहे वो ऊनी हो, सूती हो, वो भदोही में बनता है। फिर आपका जो ऑप्शन है रेशम वस्त्र, रेशम वस्त्र सबसे ज़्यादा बेंगलोर में होता है उसका काम। तो
तो रेशम वस्त्र का बेंगलोर। उसके बाद लुधियाना में ऊनी वस्त्र होता है, तो ऊनी वस्त्र। तो इस तरह से आपके पास इतनी जानकारियां हैं, अब इसी जानकारी को आपको मैच कराना है। तो यहाँ पर ऊनी कालीन भदोही, जूट जो है टीटागढ़, रेशम ऑप्शन में क्या है लुधियाना, बेंगलोर। यहाँ पे गलती हो गया, बेंगलोर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर होना चाहिए। तो ये हो गया, रेशम जो है वो बेंगलोर और ऊनी जो है वो लुधियाना। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया, ए का क्या हो गया, ए का जो हो गया वो 4 हो गया, बी का जो हो गया वो 3 हो गया, सी का हो गया 1 हो गया, डी का जो हुआ वो डी का हो गया, सी का 2 है और डी का 1। तो इस तरह से ये आपके आंसर सही हो गए। तो इसको बड़ी सावधानी से करना होता है। इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले 3 कम से कम आपको याद होने चाहिए कि 3 ऑप्शन आपको खूब अच्छी तरीके से तैयार हो तो चौथा आप लगा लेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन, जैसे यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमने तो आंसर ही बता दिया। जब ऑप्शन लिखेंगे तो ए का 4 4 बार हम 3 बार लिख देंगे, ए का 4, ए का 4, ए का 4। इसमें भी लिख देंगे बी का 3, बी का 3, बी का 3, ऐसे हो सकता है। तो 2 ऑप्शन आपका वैसे सेम हो गया। अब उसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि भाई अब हम कैसे करें, यहाँ तो ये बता रहा है और वो चीज़ हम कंफर्म है नहीं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो ऐसा खोज करके देते हैं कि जो आपको कठिन लगे। जैसे इसमें कठिन क्या है, ऊनी कालीन, रेशम, ये 2 कठिन है, ठीक है। बाकी जूट तो आप जान जाते हैं, जूट का सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, तो टीटागढ़ एक अजीब नाम है तो उसमें आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग बरमूडा के नाम से जानते हैं, तो चलिए बरमूडा के नाम पे भी एक क्वेश्चन बना लिया है। कैसे आएगा क्वेश्चन ये, प्रश्न है बरमूडा त्रिकोण। यहाँ प्रश्न है बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है, यानी किस जगह पर वो स्थित है। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ले लिया गया। क्या है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दूसरा ऑप्शन आपका है वो है पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तीसरा ऑप्शन ये है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। और जो चौथा ऑप्शन है वो है दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। आपको बताना है कि बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर स्थित है। तो बरमूडा त्रिकोण जो है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे याद कर लीजिए, नक्शे में भी इसे देख लीजिए, ग्लोब आप ले लीजिए या फिर एटलस खरीद लीजिए। एटलस में इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को करते समय आप नक्शा देख लिया करिए कि नक्शे में वो कहाँ है। तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कोसाधारी वन। कोसाधारी वन जो है, कोसाधारी किसको कहते हैं, जिसमें कोण लगे होते हैं, इस तरह से ऐसे पत्तियां होती हैं, इस तरह वाला कोण वाला पत्तियां। तो कोसाधारी वन जो होते हैं, कोसाधारी जो वन होते हैं वो यानी कोणधारी जो वन हैं वो कहाँ
नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पाए कहाँ जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और हमने जो ऑप्शन बनाया है वो क्या है, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो 4 क्षेत्र देंगे, उस क्षेत्र में से एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर पाए जाते हैं, 3 ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। कोसाधारी या इसको कोणधारी कह लीजिए, कोसाधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन दिया है आपका अमेजोनिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा। स्कैंडिनेविया और क्या है, कनाडा, फिनलैंड। फिनलैंड। आपको बताना है कि कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कोणधारी वन साइबेरिया या बर्फीले जगहों पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बर्फीला जगह है वो कौन सा हो सकता है, तो इस प्रकार के जो वन हैं इन्हें टैगा, अभी याद आ गया कि इसे टैगा वनस्पति भी कहते हैं। बचपन में हम लोग छोटी किताबों में पढ़े हुए थे, जब 8th 9th 10th में भूगोल का होता था तो टैगा वनस्पति का नाम ही इनको लिया जाता था। तो ये जो वन हैं, कोणधारी जो वन हैं, उनको कहाँ कहाँ मिलता है, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। तो यहाँ पर कोई जगह मिल रहा है यहाँ पे, ओ फिनलैंड मिल गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस विषय में बात हो रही थी। देखिए फिनलैंड पाया जाता है, कनाडा पाया जाता है, स्कैंडिनेविया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है स्कैंडिनेविया है, हाँ स्कैंडिनेविया, यहाँ भी पाया जाता है, यानी यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है। तो बचा क्या, अमेजोनिया। अमेजोनिया में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो अमेज़न की घाटी में नहीं पाए जाते हैं। ये बर्फीले पदार्थ में, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और बर्फीला क्षेत्र जो है वो है आपका स्कैंडिनेविया, कनाडा और फिनलैंड। वैसे ये जो पाए जाते हैं वो कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, और नॉर्वे के साथ साथ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया आदि में पाए जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। ये अगर इनमें से कोई क्षेत्र पूछे तो आप कह सकते हैं कि यस यहाँ पाए जाते हैं ये वन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे झील से संबंधित एक प्रश्न भी है, उस पर बात कर लिया जाए। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका कि पेट्रो रसायन से निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। यानी जो पेट्रोलियम है, पेट्रो रसायन है, वो किस राज्य में अच्छे तरीके से निकाला जाता है, यानी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में पेट्रो रसायन की आदर्श दशाएं मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके राज्य दिए गए हैं वो राज्य ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रो रसायन की आदर्श दशाएं होंगी नहीं, तो ये हटा देते हैं। तमिलनाडु
और महाराष्ट्र, ये दो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आदर्श दशाएं यहाँ नहीं मिलती हैं। तो बचा कौन सा? गुजरात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो दशा है वह गुजरात का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तटीय समुद्र तट है और समुद्र तट एक आदर्श स्थिति पाई जाती है जहाँ पर पेट्रो रसायन के लिए खनन का काम होता है। तो भारत का प्रथम जो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग था, प्रथम पेट्रोकेमिकल्स, वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। और प्रथम, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, प्रथम पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना अंकलेश्वर, गुजरात, यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे दिया। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पेट्रोकेमिकल्स जो उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंकलेश्वर में स्थापित किया गया है। और अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात। तो यहाँ पे आदर्श स्थिति जो मिलती है पेट्रो रसायन की, वो आदर्श स्थिति कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग बाउंड्री से ले लेते हैं कि कौन से बाउंड्री में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देश की बाउंड्री से एक क्वेश्चन बना है और वो भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाया गया है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में क्या है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जगह है जो बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है? तो आप इसको खूब अच्छे तरीके से देखिए कि बांग्लादेश, जब आप मैप में देखेंगे तो बांग्लादेश के चारों तरफ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थित हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूर्वोत्तर प्रदेश है मणिपुर, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। बाकी बांग्लादेश के जो सटे हैं वो हैं आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा यहाँ पर दिया है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर का यहाँ पर जो सीमा है वो बांग्लादेश से दूर पर है, बांग्लादेश से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के ऊपर। कई बार तो हमने कहा कि शायद ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन रेलवे में ये क्वेश्चन मिल गया, एक ASM में पूछा है, तो इसलिए सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बता दें कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। चलिए यहाँ पे जगह है, क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रश्न है भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका है इरुला, खासी, कुरुम्बा, थारू। इरुला, खासी, कुरुम्बा और थारू। ठीक है,
तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जिसको कहते हैं द्रविड़ से जातीय से संबंधित है, या इसे कहते हैं पूर्व द्रविड़ यानी पूर्व द्रविड़ यानी प्री द्रविडियन। तो पूर्व जो द्रविड़ जाति थे उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता था। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में अगर देखा जाए तो जो प्रजातियां हैं जो इसमें पाई जाती हैं वो हैं संथाल, भील, कोल, संथाल, भील, कोल, कुरुम्बा, इरुम्बा, ये सब है ना, और मुरुम्बा, कुरुम्बा, इरुम्बा, मेरुम्बा, ये 3 जातियां हैं। और उसके साथ साथ संथाल हैं। संथाल के बाद आपका भील, कोल, ये सब जो हैं हमारे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। तो इसमें से अगर कोई नाम आपको मिलता है तो आप लगा सकते हैं कि यस ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। तो यहाँ पर एक नाम मिल गया कुरुम्बा। तो कुरुम्बा का संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। तो यहाँ पर कुरुम्बा जो जाति है, जनजाति है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए एक कोयला का प्रश्न पहले लिया गया था, अब यहाँ पर जो कोयला भंडार आपको पूछ रहा है वो आपको प्रदेश के रूप में पूछ रहा है, वहाँ पर स्थान के रूप में पूछा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपका जो 4 है वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कोयला भंडार सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो कोयला भंडार पाया जाता है वो आपका झारखंड वाला इलाका है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा खनन का कार्य होता है और उसमें उस खनन के कार्य में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो यहाँ कोयला के जो सभी खानें हैं जो अभी तक जो बिहार में समझी जाती थी, अब वो झारखंड में चली गई हैं। तो झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया जिसको माइका कहते हैं, ये सब वहीं पर खनन किए जाते हैं, वहीं से निकाले जाते हैं। तो सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो आपका कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण आंसर हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि कहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वही है आपका राजीव गांधी उद्यान। तो राजस्थान का, तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो रणथंभौर उद्यान है, तो रणथंभौर उद्यान को ही क्या कह दिया गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि रणथंभौर उद्यान कहाँ स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि रणथंभौर की राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर उद्यान दोनों एक ही है और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न जो ज्योग्राफी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी जो आपको
वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो भी आप कलेक्ट करते चलें, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते रहें। सॉरी, ऐसे ऐसे समय समय पर हम आपको नए नए सब्जेक्ट का वीडियो बना करके देते रहेंगे, और ज़्यादा संभावना ये बनती है कि आप